वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कल चल रही थी रेलेवेंट कॉस्टिंग के पास पेपर क्वेश्चंस पे, और हमने पहला क्वेश्चन गालिबन शुरू किया था, क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें हमने जो मटेरियल एक्स और वाई की रेलेवेंट कॉस्ट आइडेंटिफाई कर ली थी। तो मटेरियल एक्स की रेलेवेंट कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 2, मटेरियल एक्स की रेलेवेंट कॉस्ट क्या थी हमारी? 12 लाख। इट वाज 1.2 मिलियन। और वाई की रेलेवेंट कॉस्ट थी हमारी 1.47 मिलियन। यहां तक हमारी बात होगी थी। कोई चीज अगर रह गई है तो कल की बात से कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछिए। कल के लेक्चर से इस क्वेश्चन में या इससे पहले जो इलस्ट्रेशन की थी उनमें से कोई एडजस्टमेंट, कोई ट्रीटमेंट समझ नहीं आई तो पूछिए जनाब। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं फिर नेक्स्ट मटेरियल जी के ऊपर। उसका नोट पढ़ते हैं और उसकी रेलेवेंट कॉस्ट के बारे में फैसला करते हैं। जी, नोट नंबर 3, जी इज नॉट इन स्टॉक। तो जब मटेरियल स्टॉक में नहीं होता तो व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट? कॉस्ट करंट मार्केट प्राइस। एंड इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन विल अज्यूम कि जो क्वेश्चन में गिवन है ये करंट मार्केट प्राइस ही होगी, 22,50,000। ठीक है जी। तो मटेरियल जी हम कहेंगे जी ये 22,50,000 करंट मार्केट प्राइस ही है। अच्छा जी, इसके बाद लेबर की कहानी शुरू होती है। लेबर में सबसे पहले सुपरवाइजरी लेबर 8,10,000, नोट नंबर 6। नोट थोड़े आगे पीछे हुए में हैं तो हम नोट नंबर 6 को पहले पढ़ते हैं। 2 न्यू सुपरवाइजर will be hired for this contract at 15,000 per month. The present supervisor will remain employed whether the contract is accepted or not. सुपरवाइजर सैलरी होती है जी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सिर्फ रेलेवेंट होती है जो इंक्रीमेंटल होती है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो है भाई 2 नए सुपरवाइजर 15,000 पर मंथ के हिसाब से, और कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का। तो लेबर कॉस्ट में सबसे पहले हम सुपरवाइजर्स की बात कर लें। लेबर कॉस्ट में सुपरवाइजर की बात करें तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट है 2 सुपरवाइजर 15,000 पर मंथ इंटू 12, 3,60,000। दिस इज द रेलेवेंट कॉस्ट। एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर की कॉस्ट भी गालिबन इस डिटेल में शामिल कर ली गई है, जो कि रेलेवेंट नहीं है। सिर्फ इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेलेवेंट होती है। स्किल्ड को भी मैं ज़रा होल्ड करता हूं क्योंकि इसमें कुछ हमें चैलेंज आने वाला है। हम अनस्किल्ड पे पहले बात कर लेते हैं। नोट नंबर 5, 22,50,000 ये वर्किंग है जी। अनस्किल्ड लेबर विल हैव टू बी हायर्ड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ हायरिंग ही है। तो अनस्किल्ड की कॉस्ट ऑफ हायरिंग 22,50,000। स्किल्ड अभी होल्ड पे है। अनस्किल्ड हम अज्यूम करेंगे ये कॉस्ट ऑफ हायरिंग ही है, 22,50,000। इसके बाद बारी आती है जी ओवरहेड्स की। 8.5 मिलियन के ओवरहेड, नोट नंबर 7। नोट नंबर 7 हमें बताता है जी दीज इंक्लूड फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 100% ऑफ स्किल्ड लेबर। इनमें स्किल्ड लेबर के 100% के बराबर फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब शामिल है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ 875 विच वुड ओनली बी इनकर्ड इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड हैव बीन इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनिंग द अबव फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये जो एब्जॉर्प्शन रेट निकाला है इसमें ये 8,75,000 भी शामिल है। अच्छा, हमने जो चीज सीखी हुई है ओवरहेड्स के बारे में कि ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स आर रेलेवेंट एंड ओनली इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड्स आर रेलेवेंट। तो भाई हमारे पास ये टोटल ओवरहेड्स हैं, इसमें से पहले आप सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड की फिगर निकालो जरा। कैसे? वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं इसमें? हाउ मेनी वेरिएबल ओवरहेड्स आर देयर? टोटल ओवरहेड में से
फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब निकाल दो। तो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने हैं? तो जनाब हमने कहा हमारे जो ओवरहेड्स होते हैं, बल्कि चले मैं इसको दो हिस्से कर देता हूं। मैंने कहा जी एक वेरिएबल ओवरहेड्स कर देते हैं, एक फिक्स्ड ओवरहेड कर देते हैं। हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 8.5 मिलियन टोटल ओवरहेड में से फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब निकाल दो 4050,000। ये हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 4.45 मिलियन, ये हमारे वेरिएबल ओवरहेड हैं। और फिक्स्ड ओवरहेड सिर्फ इजाफी कितने हैं? 8,75,000। ये फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब थे। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब इरेलेवेंट होते हैं, इनको नहीं लेना हमने, सिर्फ जो इजाफी पार्ट है वो लेने हैं। तो टोटल ओवरहेड में से फिक्स्ड ओवरहेड निकाल दो, ये वेरिएबल ओवरहेड बच गए। और फिक्स्ड ओवरहेड ये वाले नहीं लेने, जो इजाफी हैं सिर्फ वही लेने हैं। तो ले लिए हमने जनाब, हमारे ये ओवरहेड्स की कहानी भी क्लोज हो गई। जी कोई सवाल? अब हमारे पास सिर्फ फिक्स स्किल्ड लेबर की कहानी रह गई है, उसको हमने डिसाइड करना है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल जनाब? अच्छा जी, स्किल्ड ओवरहेड का नोट नंबर है 4। स्किल्ड लेबर का नोट नंबर है 4। नोट नंबर 4 पढ़ते हैं जनाब। स्किल्ड लेबर कैन वर्क ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स which are presently operated by semi-skilled labor who have been hired on temporary basis. Semi-skilled labor who have been hired on temporary basis at a cost of 3,25,000 per month. The company need to give them a notice of 30 days before terminating their services. कहानी मैं जरा इसका तर्जमा आपको अगर समझा दूं, क्या बात कर रहा है? कहते हैं स्किल्ड लेबर जो हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए, जो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, वो स्किल्ड लेबर कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी काम कर सकती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। स्किल्ड लेबर इसके अलावा कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी काम कर सकती है। किन की जगह? सेमी स्किल्ड लेबर की जगह। और सेमी स्किल्ड लेबर टेम्परेरी है, जिनको हम 3,25,000 तनख्वाह देते हैं, और सेमी स्किल्ड लेबर को हम 1 महीने का 30 दिन का नोटिस देकर फारग कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कहानी होगी स्किल्ड लेबर की। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे दिन में आता है, स्किल्ड लेबर परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट और टेम्परेरी? परमानेंट। स्किल्ड लेबर परमानेंट कैसे पता लगा मैं? हाँ बेटा, मैंने तर्जमा इसीलिए समझाया ताकि इस तरह के बोंगियां ना मारो आप। मैंने क्या समझाया था? ये सैलरी किसकी, ये टेम्परेरी वर्कर कौन है? ये सैलरी किसकी है? तो फिर क्यों कह रहे हो कि पर मंथ सैलरी दे रहे हैं? पर मंथ सैलरी सेमी स्किल्ड की। और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं स्किल्ड लेबर का। स्किल्ड लेबर परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट कैसे? सॉरी, एक वजह बेटा, जिस कंफर्म है भाई परमानेंट है वो बताए क्यों परमानेंट है। जी बेटा, किसको देना पड़ेगा भाई? सेमी स्किल्ड को। मैं किसके बारे में पूछ रहा हूं? कमाल है यार आप लोग। मैं पूछ रहा हूं स्किल्ड लेबर क्या, आप कह रहे हो उसको 30 डेज का नोटिस देना पड़ेगा इसलिए परमानेंट। भाई वो 30 डेज की नोटिस की कहानी, ये तनख्वाह की कहानी, ये टेम्परेरी की कहानी किसकी है? सेमी स्किल्ड की। स्किल्ड की बात सिर्फ इतनी है पहले जुमले में, भाई ये सेमी स्किल्ड का काम कर सकते हैं। सिर्फ ये एक जुमला है जो स्किल्ड के बारे में लिखा हुआ है, नीचे सारी कहानी सेमी स्किल्ड की है। बट सवाल मेरा फिर वही है, स्किल्ड लेबर परमानेंट और टेम्परेरी। ना तुम्हारा जवाब बदल रहा है, ना तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन आ रही है। जवाब सारे परमानेंट है। हाँ जी, एक्सप्लेनेशन भी दो ना परमानेंट की फिर। हाँ जी,
मतलब तुम लड़के बैठे हुए हो तो सारी बात है, साथ तुम्हारे जो बैठा हुआ है वो लड़का नहीं है, वो भी लड़का हो सकता है भाई। अगर ये टेम्परेरी है तो वो भी टेम्परेरी हो सकते हैं। कैसी बात करता है यार, इतनी सारी बातें यहां नहीं होती भाई, असूलों पे बात होनी है। जी बेटा, डाइवर्ट कर सकते हैं, ऐसी बात ही है। तो डाइवर्ट तो टेम्परेरी भी होता है। ट्री याद है डायग्राम, टेम्परेरी भी डाइवर्ट होता है, परमानेंट भी डाइवर्ट होता है। तो डाइवर्जन तो दोनों की होती है भाई, सिर्फ टेम्परेरी या परमानेंट की डाइवर्जन थोड़ी होती है। हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्ब हो रहे हैं। बड़ी दूर की कोड़ी लेके आए उस पर दूर, फिर मैं भी आपको पहुंचा के आता हूं। फिक्स्ड ओवरहेड की अब्जॉर्प्शन की बेस डायरेक्ट लेबर होती है, इनडायरेक्ट होती है। याद है कुछ? डायरेक्ट लेबर होती है अगर फिक्स्ड ओवरहेड पे लेके जाते हो। डायरेक्ट लेबर परमानेंट होते हैं, टेम्परेरी होते हैं? टेम्परेरी होते हैं। अगर उधर लेके जाते हो तो वो तो टेम्परेरी है भाई, ठीक है। लेकिन बात वहां की नहीं है, बात कुछ हो रहा है यहाँ पे। अब जरा तवज्जो से सुनना। अब मैंने एक और सवाल पूछना आपसे, स्किल्ड लेबर महंगी होती है या सेमी स्किल्ड महंगी होती है? स्किल्ड महंगी होती है। तो कौन बेवकूफ स्किल्ड लेबर से सेमी स्किल्ड का काम करवाना चाहेगा? जो काम सेमी स्किल्ड कर सकती है उससे स्किल्ड का काम क्यों करवाओगे? क्या मजबूरी है आपकी? कोई मजबूरी है तो ये बात हो रही है ना भाई। और वो मजबूरी क्या है? वो मजबूरी ये है कि स्किल्ड लेबर परमानेंट है आपके पास। स्किल्ड लेबर से काम करवाओ ना करवाओ, तनख्वाह देनी पड़ेगी उसको। इसीलिए आप सोच रहे हो भाई स्किल्ड लेबर को तनख्वाह तो देनी देनी है, उनसे सेमी स्किल्ड वाला काम करवा लो। फारिग बैठे में तनख्वाह तो देनी है उनको हमने, तो जो सेमी स्किल्ड वाला काम है वही इनसे करवा लेते हैं, सेमी स्किल्ड को घर भेजते हैं। दिस इज द स्टोरी होल, ठीक है जी। अब इसका मतलब स्किल्ड लेबर जो है वो परमानेंट है, उसकी तनख्वाह जानी ही जानी है हर सूरत। अब डाइवर्जन वाली कहानी यहां पे शूट करती है कि भाई हमारे पास स्किल्ड लेबर परमानेंट है और उसकी डाइवर्जन की बात हो रही है। और जब परमानेंट लेबर को डाइवर्ट करते हो, व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट? कंट्रीब्यूशन लॉस। कंट्रीब्यूशन लॉस या कॉस्ट सेविंग जो उससे कमा सकते थे हम इस स्किल्ड लेबर से, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हम इस स्किल्ड लेबर से क्या फायदा उठा सकते हैं? इस स्किल्ड लेबर की इस्तेमाल करके सेमी स्किल्ड को घर भेज सकते हैं। सेमी स्किल्ड की कॉस्ट सेव कितने महीने की? 11 महीने की। 30 डेज का तो नोटिस है ना, तो सेमी स्किल्ड को 1 महीने की तनख्वाह तो देनी पड़ेगी, लेकिन 11 महीने की तनख्वाह हम बचा सकते हैं अगर हम स्किल्ड लेबर को इस कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल कर लें सेमी स्किल्ड की जगह। तो सेमी स्किल्ड वर्कर्स की 11 महीने की तनख्वाह हम सेव कर सकते हैं। अब अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लूं तो दिस सेविंग विल बी लॉस्ट, सेविंग विल बी लॉस्ट, दैट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो स्किल्ड लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट है 3,25,000 इंटू 11, 35 लाख, 3575000। ये है जी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर की मदद से मैं सेमी स्किल्ड लेबर्स की 11 महीने की तनख्वाह बचा लूं या ये कॉन्ट्रैक्ट करूं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो जो 11 महीने की तनख्वाह बचाई जा सकती है, दैट सेविंग विल बी लॉस्ट। स्किल्ड लेबर परमानेंट है, उसकी सैलरी जो भी है वो रेलेवेंट नहीं है। डाइवर्जन के केस में सेमी स्किल्ड की जॉब से हटा के यहां पे लगाना, मुझे जो नुकसान होगा वो 11 महीने की तनख्वाह का होगा, 3,25,000 पर मंथ 11 महीने, क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, तो 11 महीने की बचत हो सकती है नहीं सिर्फ, तो वो बचत नहीं हो पाएगी अगर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट नोट कर लो कि इस ट्रीटमेंट पे आईकैप ने जो मैं सोल्यूशन दिया हुआ है उससे मेरा डिसएग्रीमेंट है। आईकैप ने इसको 4050 ही लिख दिया यहाँ पे। जैसे कॉस्ट ऑफ हायरिंग ली जाती है ना कि जी एडिशनल लेबर हम हायर कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग ट्रीट किया, हालांकि ये कॉस्ट ऑफ हायरिंग का केस है नहीं, ये डाइवर्जन का केस है, ठीक है। ये डाइवर्ट परमानेंट लेबर है जो डाइवर्ट हो रही है, उसका केस हमें बताया गया है। जी बेटा,
सॉरी, लेस नहीं करेंगे मतलब सेविंग लॉस्ट है बेटा, सेविंग हो नहीं रही, सेविंग लॉस्ट है। सेविंग लॉस्ट इज अ कॉस्ट। सेमी स्किल्ड लेबर की सैलरी में हम बचत ले सकते हैं अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना करें। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो 3,25,000 इंटू 11 हम बचा सकते हैं, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो 3,25,000 इंटू 11 विल बी लॉस्ट। सेविंग लॉस्ट इज अ कॉस्ट। जैसे कंट्रीब्यूशन लॉस इज अ कॉस्ट, इसी तरह कॉस्ट सेविंग जो हम इस लेबर की मदद से 3,25,000 इंटू 11 यहां पे बचत कर सकते थे, वो बचत हम नहीं कर पाएंगे। हमें सेमी स्किल्ड लेबर को पूरे 12 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सेमी स्किल्ड लेबर को 1 महीने की तनख्वाह देके मैं घर भेज दूंगा, ये काम मेरी स्किल्ड लेबर कर देगी। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे सेमी स्किल्ड को पूरे 12 महीने तनख्वाह देनी पड़ेगी। इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 11 महीने की तनख्वाह एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है। यहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से यहां पे 11 महीने की तनख्वाह एक्स्ट्रा देनी पड़ी है। तो दैट इज द बर्डन ऑन माई पॉकेट ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? तो खत्म होगी, सारी कॉस्ट खत्म होगी। तो टोटल करके बता दो इसकी कॉस्ट क्या बनती है प्रोजेक्ट की आपके हिसाब से? 16.43 मिलियन और प्राइस थी 19 मिलियन। तो हमारे हिसाब से तो इसमें प्रॉफिट है ना भाई। तो हमारे हिसाब से तो ये प्रोजेक्ट होना चाहिए रेलेवेंट कॉस्टिंग बेसिस पे। कितना प्रॉफिट है? 2570। इतना प्रॉफिट है, हमारे हिसाब से ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटेंट का ख्याल था इस प्रोजेक्ट में नुकसान है, उसने कॉस्ट 20 समथिंग निकाली हुई थी, 19 मिलियन प्राइस उसको कम लग रही थी। लेकिन रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल पे चलें तो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें कंपनी को फायदा है। हाँ जी, क्योंकि उसको तो इस फिगर का पता ही नहीं था भाई। ये फिगर तो मैंने निकाली है, ये बात है ना। हाँ जी, और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा सवाल है जो हमें क्लास में करना है, दैट इज टू पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक नया एस्पेक्ट यहाँ पे, एक नहीं बल्कि 2-3 नई बातें यहाँ पे हम सीखने को मिलेंगी आपको, जिससे योर होराइजन लर्निंग शुड बी ब्रॉडन। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें हमें नई सीखने को मिलेंगी। एक अच्छा सवाल है ये, और ये सवाल बाय द वे स्प्रिंग 11 में लिखा हुआ है, लेकिन ये स्प्रिंग 11 मुझे लगता है गलत लिखा गया, क्योंकि इफ आई रिकॉल करेक्टली तो ये सवाल तो शायद कैफ का है ही नहीं, ये सीफैप में, जहाँ तक मुझे याद है सीफैप में ये सवाल आया था, और उसकी ये मॉडिफाइड कह लीजिए या उस वहाँ से अडॉप्टेड क्वेश्चन है ये। तो एनीवेज जी, हम इस सवाल को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या चीज़ नई है और उन नई चीज़ों को हमने कैसे डील करना है। रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द यूनिट प्राइस दैट टीएल कुड बिड फॉर द स्पेशल ऑर्डर। यूनिट प्राइस जो हमें बिड करनी चाहिए स्पेशल ऑर्डर के लिए पीएल को,
Topaz Limited is the manufacturer of a consumer durables. Pearl Limited, one of the major customers, has invited TL to bid for a special order of 150,000 units of product Beta. 1,50,000 बीटा की बिड देनी है, कोटेशन देनी है. Following information is available for the preparation of bid. Each unit of beta requires 0.5 kg of material C. This material is produced internally. ये जी एक नई बात आ गई यहां पे. This is the raw material जिससे हमने प्रोडक्ट बीटा बनानी है. मटेरियल C is the raw material जिससे प्रोडक्ट बीटा बनी है. हमने बिड प्राइस निकालनी है जिसका असूल रहेगा. ये प्रॉफिट की कहानी दी हुई है उसने. रेलेवेंट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्राइस आ जाएगी. रेलेवेंट कॉस्ट में हमने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के कंपोनेंट्स में से वैल्यूज निकालनी है. रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनेगी, प्रॉफिट ऐड करेंगे, प्राइस बन जाएगी. हमने रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल के जो डायग्राम को डिस्कस किया था, उस डायग्राम में हमने कहा था कि हम मटेरियल की करंट परचेज प्राइस, इफ मटेरियल इज नॉट इन स्टॉक, व्हाट इज द रेलेवेंट प्राइस? रेलेवेंट कॉस्ट इज करंट परचेज प्राइस. दैट वाज विद रेफरेंस टू व्हेन यू आर बाइंग द रॉ मटेरियल. ये कहानी क्या आ गई? तो दिस इज द चेंज हियर कि यहां पे रॉ मटेरियल इंटरनल प्रोडक्शन की बात हो रही है. हमने जो डायग्राम पढ़ी है वो रॉ मटेरियल खरीदने के रेफरेंस से बात थी. बट अगेन दिस शुड नॉट चेंज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल कि जेब पे बोझ के आता है भाई, वो मेजर कर लेना. जेब पे बोझ खरीदने पे भी आता है, जेब पे बोझ प्रोडक्शन पे भी आएगा. तो अल्टीमेटली जेब पे बोझ दैट विल मैटर. वो याद रखना है कि कोई भी असूल डायग्राम दाएं बाएं हो जाए, हिल जाए, हमने असूल फाइनल उस पर आ जाना. ये एक नई चीज इसमें आई कि भाई इंटरनली बनना है रॉ मटेरियल. कोई बात नहीं, हम इसको देख लेंगे. कहते हैं जी इंटरनली इन द बैचेज ऑफ 25,000 kg एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 200 पर kg. द सेटअप कॉस्ट पर बैच 25,000 यूनिट का एक बैच, उसकी सेटअप कॉस्ट मतलब प्लांट को रेडी करने के लिए हर बैच से पहले 80,000 खर्च करना पड़ता है. मटेरियल सी कुड बी सोल्ड इन द मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 225 पर kg. मटेरियल सी बीटा में भी इस्तेमाल होगा, लेकिन मटेरियल सी मार्केट में भी बेचा जा सकता है. TL has the capacity to produce 100,000 kgs of material C. However, the current demand for the C in the market is 75,000. ये C की कैपेसिटी की बात हो रही है. कंपनी करंटली TL कंपनी जो है 1,00,000 kg ऑफ C बना सकती है, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी C की डिमांड 75,000 की एग्जिस्ट करती है, जो कंपनी 225 के हिसाब से बेच रही है. ठीक है, मार्केट में डिमांड है, इसका मतलब कंपनी 225 के हिसाब से 75,000 ऑलरेडी बना के मार्केट में बेच रही है. ये होगी रॉ मटेरियल की कहानी. पॉइंट नंबर 2, लेबर की कहानी. एवरी 100 यूनिट्स ऑफ बीटा रिक्वायर्स 150 लेबर आवर्स. इसका मतलब 1.5 आवर्स पर यूनिट. वर्कर्स आर पेड एट द रेट ऑफ 9,000 पर मंथ. आइडल लेबर आवर्स आर पेड एट 60% ऑफ द नॉर्मल रेट. ये भी एक थोड़ी सी वेरिएशन आई हमारे पुराने सवालों के मुकाबले में. लेबर परमानेंट है और परमानेंट लेबर को आइडल टाइम में 60% ऑफ द नॉर्मल रेट तनख्वाह दी जाती है. TL करंटली हैज 20,000 आइडल लेबर आवर्स. यहां पे आइडल से मरा, आइडल की डेफिनेशन क्या थी बाय द वे? वो आवर्स जिसमें तनख्वाह दी जाती है, हर लेबर काम. तो आइडल आवर्स और स्पेयर आवर्स एक ही बात है. हमने पढ़ा था ना ट्री डायग्राम में क्या था, क्या लेबर के पास स्पेयर आवर्स हैं? स्पेयर आवर्स और आइडल आवर एक ही बात है. ठीक है, क्योंकि स्पेयर आवर्स भी यही थे ना, तनख्वाह मिल रही है, काम नहीं कर रहे, ये भी वही बात है. तो एनीवेज एक ही बात है, आइडल एंड स्पेयर. तो कहता है ये करंटली हैज 20,000 आइडल लेबर आवर्स. द स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ आर फिक्स्ड फॉर 200. मतलब आप ये जो 9,000 तनख्वाह दे रहे हो ना, इसमें 200 घंटे वर्कर काम करता है. 9,000 पर मंथ में 200 घंटे एक महीने काम होता है. वेरिएबल ओवरहेड्स, लेबर की कहानी के बाद वेरिएबल ओवरहेड जी. वेरिएबल ओवरहेड एप्लीकेशन रेट इज 25 पर आवर. वेरिएबल ओवरहेड की कहानी खत्म, इसके आगे फिक्स्ड ओवरहेड की कहानी शुरू. फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 22 million. It is estimated that the special order would occupy 30% of the total capacity.
The production capacity of beta can be increased up to 50% by incurring additional fixed overheads. The fixed overhead applicable to enhanced capacity would be 1.5 times the current rate. The utilized capacity at the current level of production is 80%. इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको कैपेसिटी की टर्म्स को जरा समझा दूं, कंपनी करंटली 80% कैपेसिटी पे काम कर रही है। कंपनी का प्लांट करंटली जो बीटा वाला प्लांट है, एक प्लांट है हमारा सी वाला, उसकी कहानी उसने यहां पे बात कर दी। 1 लाख किलोग्राम की कैपेसिटी है, 75,000 बना के हम बाहर बेच रहे हैं। अब यहां पे बीटा वाली प्लांट की बात हो रही है, दूसरा प्लांट है जिसपे फिनिश गुड बननी है। ये जिसपे रॉ मटेरियल बन रहा था उसकी बात है, ये जिसपे फिनिश गुड बननी है उसकी बात है। कह रहे जी वो प्लांट हमारा ऑलरेडी 80% पे चल रहा है, 80% पे वो प्लांट चल रहा है और हमें ऑर्डर के लिए कितने परसेंट कैपेसिटी चाहिए? हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी कितनी है प्लांट में? 20%। हमारी टोटल कैपेसिटी का 80% ऑलरेडी करंट लेवल पे इस्तेमाल हो रहा है। हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है 20%, लेकिन नए ऑर्डर के लिए कितनी चाहिए? इसका मतलब वी विल हैव टू एनहांस द कैपेसिटी। उसके बारे में कह रहा है कि भाई कैपेसिटी एनहांस की जा सकती है अप टू 50%, बट हमें कितनी बढ़ानी है? 10%। हमें सिर्फ 10% बढ़ानी है। और कह रहे जी 50% तक बढ़ा सकते हो। इसको दोबारा हम पढ़ेंगे इस जुमले को आके, कैपेसिटी बढ़ाएंगे लेकिन कैपेसिटी बढ़ाने पे खर्चा लगेगा। ठीक है, वो खर्चे की कहानी हम निकालेंगे यहां से, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या नहीं है उसमें बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने कैपेसिटी आपको जरा मीनिंग समझा दी है। इसके बाद जी नोट नंबर 4, नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड टू बी 4% ऑफ द इनपुट क्वांटिटी एंड इज डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन विच इज कैरीड आउट व्हेन द यूनिट इज 60% कंप्लीट। ये थोड़ा सा प्रोसेस कॉस्टिंग वाली बात, नॉर्मल लॉस और स्टेज ऑफ कंप्लीशन की कहानी आ गई। मटेरियल इज एडेड एट द प्रोसेस टू द प्रोसेस एट द बिगिनिंग व्हाइल द ओवरहेड कॉस्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द प्रोसेस। TL has a policy to earn a profit at the rate of 20% of the selling price. कंपनी की पॉलिसी क्या है? ये जी कहानी है। इस कहानी के मुताबिक मैं एक टेबल बनाता हूं जिसपे हमारा क्वेश्चन हल होना है। क्वेश्चन नंबर 3, हम मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये वैल्यूज निकालेंगे। यहां से मुझे मिलेगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को मैं फिर कॉस्ट पर यूनिट में ले जाऊंगा। इफ दिस इज ए, तो ए डिवाइडेड विद 1,50,000, ये कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। और जब कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास आ गई, सो इट इज बी, तो यहां से मैं प्राइस पर यूनिट ले लूंगा जो कि होगी बी डिवाइड विद 80 इंटू 100। प्राइस मांगी ना मुझसे मांगी की है प्राइस पर यूनिट। तो भाई ये प्राइस पर यूनिट तक पहुंचने का रास्ता है। और मैं यहां पे एक बार फिर आपको तवज्जो दिला दूं कि प्राइस पर यूनिट जाने का रास्ता आपको नजर आ रहा है। इस रास्ते में कहीं ना कहीं हर्डल्स आपके सामने आ सकती हैं। हो सकता है आपको मटेरियल की कॉस्ट निकालने में दिक्कत हो, लेबर की कॉस्ट में दिक्कत हो, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, किसी कॉस्ट में दिक्कत हो सकती है। तो भाई किसी एक स्टेप पे दिक्कत का मतलब ये नहीं कि मैंने मंजिल पे नहीं पहुंचना, मैंने प्राइस निकाल के दे देनी है। जहां पे दिक्कत होगी वहां पे वैल्यू ज्यूम कर लूंगा। मुझे मटेरियल की कॉस्ट समझ नहीं आ रही, भाई इंटरनल प्रोडक्शन मुझसे नहीं हैंडल हो रही, कोई बात नहीं, अज्यूम कर लो 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, जो भी लेना है ले लो, बट सवाल यहां तक पूरा करता है। ऐसा ना हो कि मटेरियल की फिगर मुझसे निकले ना और मैं यहीं पे सवाल छोड़ के चला जाऊं। ये सबसे बड़ी गलती होती है एग्जामिनेशन में कि एक स्टेप आपको 2 नंबर 3 नंबर का नहीं आ रहा और आप पूरा सवाल छोड़ दो उसकी वजह से, या सवाल पे प्रोसीड ही ना करो कि भाई ये सवाल तो मैं सही नहीं कर सकता। मैं रिपीटेडली कहता हूं सवाल सही करना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा अहम है सवाल कंप्लीट करना। गलती हो जाए कोई बात नहीं, कंप्लीट तो करो ना, क्योंकि आपने यहां पे छोड़ा 0 नंबर, यहां पे किया तो 3 नंबर कटेंगे, 12 नंबर ले लोगे आप। इतना फर्क पड़ जाता है, क्योंकि 15 नंबर का सवाल है, ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इससे ज्यादा नहीं होगी ये कैलकुलेशन। आराम से 12-14 नंबर इस सवाल में, 12-13 नंबर आप ले सकते हो अगर आपको मटेरियल ना भी समझ आए, अगर आपको ओवरहेड में दिक्कत भी हो जाए। ये 2 स्टेप निकाल भी दो, फिर भी 7-8 नंबर आराम से निकलते हैं सवाल में। ना आपसे यह हाल हो, ना ओवरहेड आपसे संभाले जाए, फिर भी आपके सवाल में अच्छे खासे नंबर मिलते हैं। 7-8 नंबर ले सकते हो आसानी से। अच्छा जी, ये हमारे आंसर की स्कीम है। और सबसे पहले जो मुझे यहां पे वर्किंग रिक्वायर्ड है 2, किसी भी वैल्यू को सर्टन करने से पहले
दो वर्किंग रिक्वायर्ड है। एक वर्किंग 1 मैं करूंगा मटेरियल सी की रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है, पहले ये वर्कआउट करूंगा और फिर मैं लेबर आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं, ये दो चीजें वर्कआउट करूंगा। इसके बाद मैं बाकी वैल्यूज को 1 बाय 1 निकालता जाऊंगा। मुझे इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए? इतनी जिंदगी आसान होती तो एग्जाम में सवाल क्यों आता? ये साथ नोट नंबर 4 भी जाके पढ़ो ना, वो क्या कह रहा है? 4% का लॉस भी आना है भाई, तो इससे इनपुट क्वांटिटी नहीं बदलेगी? बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी, तो बदलो जरा। इनपुट का 4% डूब जाएगा, तबाह हो जाएगा, नॉर्मल लॉस हो जाएगा। इनपुट का 4%, 7, 8, गुड, बिल्कुल ठीक कहा। हम इसको इस तरह देखते हैं भाई, आपने 1,50,000 यूनिट्स बनाने हैं फिनिश गुड्स के, 4% तो हो जाना लॉस। इसका मतलब ये आपकी 96% है, आपको इनपुट डालनी है 100। इतने यूनिट्स आपको इनपुट में फीड करने हैं, और इतने इनपुट फीड करने के लिए 0.5 के हिसाब से 7, 8, 125 kg, ये है रॉ मटेरियल क्वांटिटी रिक्वायर्ड। रॉ मटेरियल क्वांटिटी जो आपको जरूरत पड़ेगी इस ऑर्डर को बनाने के लिए 7, 8, 125 kg। लेबर आवर पर यूनिट तो मुझे पता है 150/100, वो तो 1.5 है। अब इस ऑर्डर के लिए मुझे कितने लेबर आवर्स चाहिए? इस ऑर्डर के लिए कितने लेबर आवर्स चाहिए मुझे, पूरे ऑर्डर के लिए? इस पूरे ऑर्डर के लिए क्या मुझे सिर्फ 1,50,000 यूनिट्स ही बनाने हैं? आंसर इज नो। मैं 1,50,000 से ज्यादा यूनिट बनाऊंगा, जिनमें से कुछ लॉस हो जाएगा, बाकी 1,50,000 बचेंगे। तो भाई लेबर आवर्स में अलहदा कैलकुलेट करता हूं, मैं गुड यूनिट्स के लेबर आवर्स अलहदा ले लेता हूं और लॉस यूनिट्स के अलहदा ले लेता हूं। गुड यूनिट्स 1,50,000 बनने हैं इंटू 1.5, 2,25,000। और जो डैमेज यूनिट्स बनने हैं वो कितने बनने हैं? 1,50,000 डिवाइड विद 96 इंटू, ये डैमेज यूनिट्स हैं, ऐसा ही है। इन पे कितना टाइम लगेगा? 1.5 ही क्या, 60%। तो डैमेज यूनिट्स पे 1.5 का 60% टाइम लगेगा। बताइए टोटल टाइम कितना लगा? 5,625। टोटल ले लीजिए यहां से 230,625। लीजिए जी, ये हमारे पास दो वैल्यूज जो मुझे बेसिकली चाहिए थी, मटेरियल की क्वांटिटी और लेबर के आवर्स। आगे चलने के लिए ये वर्किंग मैंने कर ली। जी, एनी क्वेश्चन? जी भाई, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए। मुझे रॉ मटेरियल कितना चाहिए? 7,8,125 kg। मुझे लेबर आवर्स कितने चाहिए इस ऑर्डर के लिए? 230,625। अच्छा जी, हम
लेबर और वेरिएबल ओवरहेड को पहले डील करते हैं, फिर हम फिक्स्ड ओवरहेड और मटेरियल की बात करेंगे। सबसे पहले लेबर जिसने ये प्रोडक्ट बनानी है, परमानेंट या टेम्परेरी? परमानेंट या टेम्परेरी? परमानेंट। इज स्पेयर टाइम अवेलेबल? ओनली 20,000। हमें कितने चाहिए? 2,30,625। सिर्फ 20,000 स्पेयर टाइम अवेलेबल है। व्हेन स्पेयर टाइम इज अवेलेबल, व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट? 0 normally, but in this case is it also going to be 0? स्पेयर टाइम कॉस्ट 0 होना रटा नहीं लगाना हमने, हमें कॉन्सेप्ट के तहत सीखा हुआ है। स्पेयर टाइम में काम करवाने की रेलेवेंट कॉस्ट 0 हम क्यों लेते हैं? क्योंकि स्पेयर टाइम में काम करवाएं अगर परमानेंट वर्कर से तो एडिशनल जेब से कोई पैसा नहीं जाता। ये था पॉइंट जिसके ऊपर हमने कहा था स्पेयर टाइम में काम करवाना रेलेवेंट कॉस्ट से 0। बट यहां पे कहानी वो है नहीं। यहां पे कह रहा है कि भाई लेबर का जब स्पेयर टाइम है तो आप उसको पूरी तनख्वाह देते ही नहीं हो, आप उसको देते 60%। इसका मतलब लेबर से स्पेयर टाइम में काम करवाओगे तो 40% जेब से जाएगी। स्पेयर टाइम में काम करवाना यहां पे रेलेवेंट कॉस्ट 0 नहीं है। हाँ, उसने ये जुमला ना लिखा होता, सिर्फ उसने कहा था ये आइडल टाइम 20,000 घंटे है, तो फिर हम कहते हैं अभी आइडल टाइम रेलेवेंट कॉस्ट 20,000 की 0, बाकी की टाइम की कॉस्ट देख लेंगे। लेकिन यहां पे उसने कहा आइडल टाइम में भी 60% आप पे करते हो, इसका मतलब आइडल टाइम में काम करवाओगे तो पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो काम करवाने की तनख्वाह कितनी देनी पड़ी? 40%। तो लेबर पे आइए, 20,000 मेरे पास आइडल आवर्स हैं। मेरी नॉर्मल तनख्वाह है 9,000 घंटे, बल्कि चलें इसको भी मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूं। लेबर कॉस्ट वर्किंग से 1 है, इसी में मैं लेबर कॉस्ट पर आवर भी निकाल लेता हूं। 9,000 बटा 200 कितनी है? 45। मेरी पर आवर कॉस्ट 45 है। 20,000 घंटों पे मैं 45 का 40% पे करूंगा और बाकी जो बचे 2,10,625 घंटे, इन पे मुझे 45 पूरी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हायरिंग कॉस्ट ऑफ हायरिंग पे करनी पड़ेगी ना। जो आइडल टाइम है उस पे कॉस्ट 40% और जो टाइम अवेलेबल नहीं है आइडल वो मुझे हायर करना पड़ेगा। तो रेलेवेंट कॉस्ट कितनी बड़ी लेबर की? 9838,125। ये जी हमारी लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट। टोटल 2,30,625 में से 20,000 40% पे जाएंगे और बाकी पूरी कॉस्ट पे जाएंगे। मेरी लेबर की कॉस्ट है 45 पर आवर। जी लेबर कॉस्ट, एनी क्वेश्चन? वेरिएबल ओवरहेड्स आर रेलेवेंट, कितने हैं जी? 25 पर आवर। तो टोटल 2,30,625 पे 25 पर आवर के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड कितने बने? 5765,625। लीजिए जी, ये वेरिएबल ओवरहेड आ गए। वेरिएबल ओवरहेड्स आर रेलेवेंट। उसने कहा जी 25 पर लेबर आवर, हमने इसको बुक कर दिया, अपनी कॉस्ट में शामिल कर लिया। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? कोई बात यहां तक समझ नहीं आई? किसी कैलकुलेशन में हेल्प चाहिए पूछिए। जी बेटा, जी मैंने आपको बताया बेटा, वो ऑर्डर करने की सूरत में मेरी जेब पे बोझ क्या आएगा मुझे ये मैयर करना है। अगर मैं वो ऑर्डर करूंगा तो मेरी जेब पे बोझ क्या आएगा?
जब मैं वो ऑर्डर नहीं कर रहा तो मैं आइडल टाइम में वर्कर को कितना पे कर रहा हूँ, और जब मैं ऑर्डर करूँगा तो क्या लेबर आइडल रहेगी? फिर काम करेगी ना, तो काम करेगी तो फिर तनख्वाह के 60% लेगी, पूरी लेगी, तो काम करवाने की वजह से कितनी पे करनी पड़ी? दैट इज रेलेवेंट। ठीक है, तो 20,000 घंटे पे आइडल थे, 40% रेलेवेंट है। बाकी टाइम तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग ना, वो तो हायर करना पड़ेगा, एडिशनल टाइम हायर करना पड़ेगा, उस पर पूरी तनख्वाह आएगी। जी, एनी क्वेश्चन? हमारा रेट 45 रुपए पर आवर निकलता है, 9,000 रुपए 200 घंटे पर मंथ की तनख्वाह है, पर मंथ टाइम पे। अच्छा जी, अब हम बात कर लें मटेरियल सी की। पहले मटेरियल सी की कहानी देखिए क्या है। हमारे पास 1 लाख मटेरियल सी बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन 75,000 तो हम ऑलरेडी बना के मार्केट में बेच रहे हैं। तो बीटा बनाने के लिए मेरे पास स्पेयर कितने केजी में सी के बना सकता हूं? 25,000। पहले हम बात कर लें कि भाई हम सी कितना बना सकते हैं इस ऑर्डर के लिए। तो हम सी बना सकते हैं 25,000। तो 25,000 केजी का मतलब एक बैच, और एक बैच बनाने की कॉस्ट मेरी जेब पे बोझ के आएगा 80,000 सेटअप का प्लस 200 केजी। तो जनाब हम पहले यहां पे बात करते हैं, एक वर्किंग बना लेता हूं मैं, इसको मैं वर्किंग पे ले जाता हूं, से वर्किंग 2 पे। मैं इधर भी इसको शो कर सकता था, लेकिन मैं फिलहाल इसको यहां पे ले आता हूं आपकी आसानी के लिए। तो मैंने कहा जी पहले तो मैं 25,000 जो बना सकता हूं ना वो बनाऊं। 25,000 का बैच एक बनाऊंगा, उसके लिए 80,000 का खर्चा एक लगेगा, प्लस 25,000 पे 200 रुपए के हिसाब से खर्चा लगेगा। कितना बन गया ये? टोटल हो गया 50,80,000। ये 25,000 केजी बन गया। अच्छा, अब मेरे पास क्या मजीद मटेरियल सी मुझे चाहिए था? टोटल मटेरियल सी 7125। मेरे पास बनाने की जगह सिर्फ 25,000 की है, वो मैंने बना लिया। अब जो बाकी बचा 53,125 उसका क्या करूं? मार्केट से खरीद लूं या मार्केट में ना बेचूं, एक ही बात है। दूसरे के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है कि बाकी जो 53,125 बचा वो मैं मार्केट से खरीदूं या जो बनाया वो ना बेचूं, एक ही बात है। तो खरीदूंगा तो कितने का पड़ेगा मुझे? 225 का। तो जनाब जो बाकी बचा 53, मतलब आपने 78,125 में से 25,000 बना लिया, जो बाकी बचा है मार्केट से 225 के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। कितना बना? 1195 3125। लीजिए जी, इनको सम कर लीजिए। ये जी आपकी मटेरियल की कॉस्ट 170333125। $25,000 मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी है मटेरियल सी की, वो मैं बना लूंगा, और बाकी मुझे मार्केट से खरीदना पड़ेगा, और मार्केट में मुझे 225 का ही मिलेगा, क्योंकि 225 का मैं मार्केट में बेच रहा हूं। तो मैं 225 का ही मार्केट से खरीद सकता हूं, या मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूं कि मैं जो 225 का बेच रहा हूं और ना बेचूं, मैं इस्तेमाल कर लूं। मैं इस्तेमाल कर लूंगा तो रेवेन्यू फोरगोन इज माई कॉस्ट। मैं 225 रुपए पर केजी के हिसाब से रेवेन्यू फोरगो करूंगा, वही मेरी कॉस्ट है। मैं खरीदना समझ लूं या ना बेचना समझ लूं, एक ही बात है। 225 रुपए पर केजी इट विल कॉस्ट मी। जी, एनी क्वेश्चन? जी बेटा। सॉरी, बेच के कॉस्ट सेविंग कौन सी आती है भाई? बेटा ये इनकम आ नहीं रही, ये इनकम फोरगो हो रही है। 225 के हिसाब से मैं बेच सकता था। कौन सा? बेटा वो तो मेरा कारोबार चल रहा है ना, मुझे उससे क्या लेना देना। मुझे तो गर्ज है 78,125, मुझे तो 78,125 की कहानी लेनी है
कि 78,125 kg जो है वो मुझे कितने का कॉस्ट करेगा। तो उसकी मैं बात कर रहा हूं जी, 25,000 मैं बना लूंगा और बाकी जो मैंने बेचना था वो नहीं बेचूंगा। तो बाकी तो मेरा कारोबार जो चल रहा है उससे मेरा क्या लेने देना। मुझे तो भाई जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाटा है सिर्फ उसको पिक करना है, रेलेवेंट डाटा पिक करना है। इसके अलावा सेल, ये प्रोजेक्ट है या नहीं है, मेरी तो सेल चल रही है ना भाई जी। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल यहां पे जी? कोई बात समझ नहीं आई, किसी कैलकुलेशन पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, पूछिए। अच्छा जी, अब हम आखिरी हेडिंग पे आते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड पे। फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं और फिक्स्ड ओवरहेड के बदले में इदारे को क्या मिलता है। लेट्स स्टार्ट विद दिस बिल्डिंग, राइज कॉलेज। एजुकेशन सेक्टर से बात करते हैं। राइज कॉलेज में एजुकेशन सेक्टर के रेफरेंस से अगर मोटी मोटी यहां पे फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात करें तो एक इस बिल्डिंग का किराया फिक्स्ड ओवरहेड से 20 लाख रुपया पर मंथ इस बिल्डिंग का किराया है। और लेट्स अज्यूम यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है उसकी सैलरी, दैट इज आल्सो फिक्स्ड ओवरहेड, से 5 लाख रुपया मंथली सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की, से दीज आर द टू फिक्स्ड कॉस्ट, 25 लाख रुपए पर मंथ। अब इस फिक्स्ड कॉस्ट का ताल्लुक प्राइमरली किससे जुड़ता है? जाके फिक्स्ड कॉस्ट का ताल्लुक जुड़ता है प्राइमरली किसी भी इदारे की कैपेसिटी के साथ। हम कॉलेज में बैठे हैं तो कॉलेज की कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय द स्टूडेंट्स इट कैन सर्व। राइज ने 20 लाख किराया दिया, ये बिल्डिंग मिली, और बिल्डिंग बड़ी है तो 7 से 5 लाख का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रखना पड़ा। तो कैपेसिटी जैसे 1500 स्टूडेंट्स को पढ़ाने की, से 1500 स्टूडेंट्स एट अ टाइम यहां पे बैठ सकते हैं इस बिल्डिंग में। लेकिन अगर यही किराया हम 10 लाख कर दें तो बिल्डिंग हो जाएगी छोटी, और बिल्डिंग जब छोटी हो जाएगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी शायद हमें फिर 5 लाख सैलरी वाला नहीं चाहिए, हमें वो भी शायद मे भी 2-2.5 लाख सैलरी वाला चाहिए हो। लेकिन जब हम फिक्स कॉस्ट कम करेंगे, 25 लाख पर मंथ से 12 लाख पर मंथ पे ले आएंगे, तो फिर हमारी कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। उस 12 लाख वाले खर्चे वाले कैंपस में फिर 1500 बच्चा नहीं पढ़ सकेगा। उसकी कैपेसिटी शायद में भी 500, 700, 800 बच्चों की होगी, 1500 बच्चे वहां नहीं पढ़ सकेंगे। तो यहां से जो चीज आप समझते हैं कि जब हम फिक्स्ड कॉस्ट पे करते हैं उससे कंपनी की कैपेसिटी डेवलप होती है। आप फिक्स्ड कॉस्ट कम पे कर रहे हैं, आपकी कैपेसिटी कम है। आप फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा पे करेंगे, आपकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। अच्छा, अब मैंने यहां पे से हमने ये बिल्डिंग ले ली राइज ने 25 लाख रुपया पर मंथ फिक्स्ड कॉस्ट के साथ। अब यहां पे एक बच्चा पढ़े या 1500 बच्चे पढ़े, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है ना, ये पढ़ा ना हमने, वो तो 25 लाख रुपए पर मंथ जानी है। तो यही कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। जब एक सब 25 लाख कमिट कर दी, अब एक बच्चा, 0 बच्चा या 1500 बच्चा, फिक्स्ड कॉस्ट 25 लाख ही है इस बिल्डिंग में। यही बात आप लेके चले जाओ प्रोडक्शन फैक्ट्री में, प्लांट पे। आप बिल्डिंग फैक्ट्री की छोटी ले लो, बड़ी ले लो, किराया कम, किराया ज्यादा। आप प्लांट, प्रोडक्शन प्लांट कम कैपेसिटी का ले लो, बड़ी कैपेसिटी का ले लो। कम कैपेसिटी का लोगे, कॉस्ट कम, डेप्रिसिएशन कम। ज्यादा कैपेसिटी का लोगे, कॉस्ट ज्यादा, डेप्रिसिएशन ज्यादा। कम कैपेसिटी का लोगे, छोटी बिल्डिंग में भी लग जाएगा। बड़ी कैपेसिटी का लोगे, बड़ी बिल्डिंग में लगेगा। इसका मतलब प्लांट में भी सेम वही कहानी है कि भाई आप छोटा प्लांट, छोटी बिल्डिंग लो, मे बी किराया प्लस डेप्रिसिएशन 5 लाख रुपए महीना। बड़ा प्लांट, बड़ी बिल्डिंग लो, किराया प्लस डेप्रिसिएशन में भी 15 लाख रुपए महीना। लेकिन छोटा प्लांट, छोटी बिल्डिंग, महाना 5000 यूनिट्स। बड़ा प्लांट, बड़ी बिल्डिंग, महाना 20,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है। कैपेसिटी बन गई। अब ऑर्डर है या नहीं है, बनेंगे कितने, वो बात की बात है। हम जब फिक्स्ड कॉस्ट कमिट करते हैं, वी गेट अ कैपेसिटी कि भाई अब हम इतने यूनिट बना सकते हैं। बनाएं या ना बनाएं, खर्चा तो कर दिया हमने, ठीक है। ये फिक्स कॉस्ट की कहानी है। फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक कैपेसिटी से है। अब आइए इस क्वेश्चन में, नोट नंबर 3 में वो कहता है जी हमारी
करंट जो कैपेसिटी है ना उस पर हम फिक्स कॉस्ट पे कर रहे हैं 22 मिलियन। हमारी जो करंट फिक्स कॉस्ट है वो 22 मिलियन है और करंट फिक्स कॉस्ट हमारी करंट कैपेसिटी के हिसाब से है। करंट फिक्स कॉस्ट पे करके हमने एग्जिस्टिंग कैपेसिटी हासिल कर ली। जैसे मैंने कहा यहां पे हमने 25 लाख किराया पे करके, किराया प्लस सैलरी पे करके 1500 बच्चों की जगह बना ली है। तो यहां पे भी वही बात है भाई, 22 मिलियन की फिक्स कॉस्ट पे करके हमने 100 यूनिट्स बनाने की जगह बना ली, 100 यूनिट बनाने की कैपेसिटी हासिल कर ली। बना कितने रहे हो? 80। आपने 22 मिलियन पे करके 100 यूनिट की कैपेसिटी बना ली, बना रहे हो अभी 80। 20 मजीद बना सकते हो, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन आपको कितने बनाने हैं? इसका मतलब आपको कैपेसिटी बढ़ानी है, मतलब आपको फिक्स कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि मैं कहूं मैंने 1500 से ज्यादा बच्चे पढ़ाने हैं यहां पे, तो क्या करना पड़ेगा? साथ एक और बिल्डिंग किराए पे लेनी पड़ेगी ना, तभी ज्यादा बच्चे पढ़ा पाएंगे। यहां पे भी वही बात है भाई, हम अभी 80 यूनिट बना रहे हैं, 100 यूनिट्स तक बनने होते तो कोई मसला नहीं था, मुझे फिक्स कॉस्ट नहीं लगानी थी। और लेकिन मुझे कितने बनाने हैं? 30 और 110 पे जाना है मुझे। इसका मतलब मुझे अपनी कैपेसिटी को 10% से बढ़ाना है और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मुझे इजाफी फिक्स कॉस्ट देनी पड़ेगी। अब आ जाइए आखिरी जुमले पे। द फिक्स्ड ओवरहेड रेट एप्लीकेबल टू एनहांस कैपेसिटी वुड बी 1.5 गुना। एनहांस कैपेसिटी, इजाफी कैपेसिटी पे जो फिक्स कॉस्ट लगेगी वो करंट फिक्स कॉस्ट के मुकाबले में 1.5 गुना होगी। तो भाई मुझे जो फिक्स कॉस्ट मेरी करंट है ना वो है 22 मिलियन, मुझे इसमें 10% इजाफा चाहिए, लेकिन ये इजाफा मुझे 1.5 गुना ज्यादा कीमत देकर मिलेगा। अगर तो इजाफा सिर्फ 10% चाहिए इतना लिखा होता ना तो ये बात खत्म हो जाती। उसने कहा जी इजाफा मिलेगा 1.5 गुना कीमत पे। तो भाई 22 मिलियन में 10% इजाफा करना है 1.5 गुना कीमत पे करके। तो फिक्स कॉस्ट इजाफी कितनी होगी? 3.3 मिलियन। लीजिए जी सवाल खत्म। टोटल कीजिए यहां से, कॉस्ट कितनी बनी? 359,36,875। ये मेरे पास 1.5 लाख यूनिट्स की कॉस्ट है। पर यूनिट बताओ? 239.50 और इसको बटा 80 × 100 करो, प्राइस आ जाएगी 299.47। लीजिए जी सवाल खत्म। फिक्स्ड ओवरहेड्स की कहानी, कैपेसिटी से उसका ताल्लुक, एक एडिशनल एस्पेक्ट आपको सोचने का समझने का दिया गया, जो कि एक बिजनेस में एक नॉर्मल डिस्कशन या फीचर के तौर पे देखा जाता है। लेकिन आपसे चूंकि इस अंदाज में इस पर बात पहले नहीं हुई थी, इस सवाल में इसको टच किया गया, तो आई ट्राइड कि मैं आपको इसको बेहतर अंदाज में डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। जी कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए भाई। 22 मिलियन हमारी करंट फिक्स्ड कॉस्ट, 10% कैपेसिटी बढ़ानी है। 22 मिलियन का 10%, शायद फिक्स कॉस्ट बढ़ाने से कैपेसिटी बढ़ जाती, लेकिन उसने कहा 1.5 गुना। तो हमने 22 मिलियन का 10% इंटू 1.5 टाइम्स किया, तो हमारे पास आ गई कॉस्ट। तो बेटा 37 लिख दे, मैंने कौन सा पेमेंट कर दी? 37 लिख दो भाई, हमने अभी पे नहीं किया कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने तो वैसे 299 राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राउंड ऑफ करे ना करे 2 डेसिमल में लिख दें। हमारी वैल्यूज शायद ये मैच कर रही हैं सारी, एग्जैक्टली शायद ये सारी वैल्यूज मैच कर रही हैं। उसने टोटल पहले रेवेन्यू निकाल लिया फिर प्राइस निकाल लिया, मैंने यहाँ पे पहले कॉस्ट कर लिया फिर प्राइस निकाली, फर्क नहीं पड़ता इससे। उसने टोटल कॉस्ट में से टोटल प्रॉफिट ऐड करके टोटल रेवेन्यू निकाला, फिर इसको 1,50,000 से डिवाइड करके प्राइस किया। हमने 1,50,000 से यहीं पे डिवाइड कर दिया था, और मैंने प्रॉफिट अलग से दिखाया ही नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे फैक्टर दिखा दिया मैंने, बटा 80 × 100 फैक्टर दिखा दिया, दैट वाज गुड इनफ। प्रॉफिट को ऐसा ऐड करना दिखाना ज़रूरी नहीं है। उसने कहानी क्या डाली? 20% मार्जिन को 25% कॉस्ट में कन्वर्ट किया, ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे ही फजूल का काम। मतलब यहां से आप एफिशिएंटली काम करना चाहो ना, एफिशिएंटली काम करना चाहो तो
प्रेजेंटेशन ही है ना, आप कैसे कर सकते हो। आपने लिखा इसको ए, ये ए है, आपको जी ए डिवाइड विद 150,000 डिवाइड विद 80 इंटू 100, खत्म होगी बात, बस दैट्स इट। ये इतनी लाइनें जो उसने कहानियाँ 1 2 3 लाइनें लिखी हैं, यहाँ पे खत्म हो गई। ये जवाब हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते थे, एक स्टेप और बचा सकते थे। एंड यू नीड टू लर्न हाउ टू प्रेजेंट एफिशिएंटली। जितना एफिशिएंटली प्रेजेंट करना सीखोगे उतने 1-1 मिनट करके आप एग्जाम में 5 7 8 10 मिनट बचा पाओगे, जिसमें 5 7 8 नंबर इजाफी कमा पाओगे। सो ट्राई टू लर्न हाउ टू प्रेजेंट एफिशिएंटली। यही आना ना जवाब, तो हमें ये 2-3 लाइनें लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम बचा सकते हैं यहां से टाइम। एनी क्वेश्चन? कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए जनाब। अच्छा जी, ये चैप्टर हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग का कर लिया खत्म, और मैंने आपको बताया था कि रेलेवेंट कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर में अप्लाई नहीं होना, ये डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में भी अप्लाई होना है। जो चैप्टर 11 है, और ये 10-11 मिला के एक टॉपिक हमारा बनता है। रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर में हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन देखी है, किसी प्रोडक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करना और उसकी प्राइस मेजर करना। हमने प्राइसिंग डिसीजन में रेलेवेंट कॉस्टिंग की एप्लीकेशन चैप्टर 10 में देख ली है। प्राइसिंग डिसीजन में रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल कैसे अप्लाई किया जाता है वो चैप्टर 10 में कवर हो गया। लेकिन बिजनेस में प्राइसिंग के अलावा भी बहुत से डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिनकी एक ब्रीफ लिस्ट ये आपके सामने आ रही है। इनमें से कुछ का जिक्र मैं आपके साथ पहले करता आया हूं, कुछ का जिक्र शायद ना ही हुआ हो। ये वो लिस्ट है जो मजीद बिजनेस डिसीजंस हमें लेने पड़ सकते हैं और हमारे स्कोप में है कैप 3 के। सो रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल को इन बिजनेस डिसीजन में कैसे अप्लाई करना है विद सम एडिशनल गाइडलाइंस, ये हमारे चैप्टर 11 का स्कोप है, जिसमें इंशाअल्लाह हम कल से बात शुरू करेंगे। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल इन बिजनेस सिचुएशन में विद एडिशनल गाइडलाइंस कैसे अप्लाई किया जाता है, उस पर इंशाअल्लाह हमारी कल से बात शुरू होगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।